हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में मॉक टेस्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। इसका मतलब संघीय चैम्बर यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदन है। अमेरिकी मॉडल का अनुसरण करते हुए राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी संसद में 2 सदन हैं, एक तो लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा जो है ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी इसमें जनता द्वारा जो चुने हुए कैंडिडेट हैं वो लोकसभा में जाते हैं। वहीं राज्यसभा जो होती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि इनमें जो राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो इनका चुनाव करते हैं और वो लोग राज्यसभा में जाते हैं। लोकसभा जो है ये भंग हो जाती है, जबकि राज्यसभा जो है परमानेंट सदन है, यानी न कभी न भंग होने वाला सदन है। इसके 1/3 कैंडिडेट जो होते हैं हर 2 साल पर रिटायर होते रहते हैं। ये बात आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसका मतलब संघीय चैम्बर यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदन है। अब देखिए सेकंड वाला कथन यहाँ पर गलत है। अमेरिकी मॉडल के बारे में आपने पढ़ा होगा। अमेरिकी मॉडल में क्या है कि अमेरिका में 50 स्टेट हैं और वहाँ हर स्टेट से समान कैंडिडेट लिए गए हैं, यानी कि वहाँ पर हर एक स्टेट से 2-2 कैंडिडेट लिए गए हैं और कुल मिलाकर इनकी संख्या जो है 100 है। जबकि भारत में ये नहीं है। भारत में जो स्टेट हैं तो उन स्टेटों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। बड़े स्टेटों से ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं, वहीं छोटे स्टेटों से कैंडिडेट कम आते हैं। तो यहाँ पर इस मामले में हम अमेरिकी मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पहले का ए। अच्छा, कमेंट में आपको एक बात का आंसर देना है, अभी हाल में ही राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है, ये आप कमेंट में बताएंगे और उस राज्य की संख्या भी बताएंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। अंतरिम सरकार के गठन ने कार्यकारी परिषद के सचिवालय को कैबिनेट सचिवालय के रूप में नामित किया। कैबिनेट सचिवालय सीधे वित्त मंत्री के अधीन कार्य करता है। कैबिनेट और कैबिनेट समितियों को सचिवीय सहायता कैबिनेट सचिवालय को आवंटित कार्यों में से एक है। अंतरिम सरकार यानी 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसी की बात हो रही है। तो सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार के गठन में इस कार्यालय के नाम में भी बदलाव आया। अंतरिम सरकार ने कार्यकारी परिषद के सचिवालय को कैबिनेट सचिवालय और कार्यकारी परिषद के सचिव को कैबिनेट सचिव के रूप में नामित किया। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। कैबिनेट सचिवालय सीधे वित्त मंत्री के अधीन नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। देश में प्रमुख संकट स्थितियों का प्रबंधन और ऐसी स्थिति में विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों का समन्वय करना भी कैबिनेट सचिवालय के कार्यों में से एक है। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, भारत सरकार नियम 1961 के तहत कैबिनेट सचिवालय को आवंटित जो कार्य हैं उनमें कैबिनेट और कैबिनेट समितियों को सचिवीय सहायता और व्यापार के नियम ये भी शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का बी, केवल 1 और 3। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको यहां पर बताना है कौन सा कथन सही है। कैबिनेट मंत्री उस निकाय का आधिकारिक नाम है जिसमें सरकार के सभी मंत्री शामिल होते हैं। आमतौर पर कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर निर्णय लेने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक होती है। देखिए, आपका पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपकी NCERT पॉलिटी से बना हुआ है। तो वहां पर आपने पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद उस निकाय का आधिकारिक नाम है जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं और इसमें आमतौर पर 60 से लेकर 80 मंत्री होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री आमतौर पर सत्तारूढ़ दल या पार्टियों के शीर्ष स्तर के नेता होते हैं जो प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। आमतौर पर कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर निर्णय लेने के लिए मिलते हैं और इस प्रकार आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का आंतरिक घेरा है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर तीसरे का बी, केवल सेकंड। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
और सही कथनों की पहचान करें। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं और कैबिनेट मंत्री से कनिष्ठ यानी जूनियर होते हैं। राज्य मंत्री के विपरीत स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री का अपना मंत्रालय होता है जो कैबिनेट मंत्री से स्वतंत्र होकर कार्य करता है। देखिए, अगर हम लोग एक क्रम में देखें तो कैबिनेट मंत्री सबसे ऊपर होता है, उसके बाद स्वतंत्र प्रभार वाले जो हैं वो आ जाते हैं, और उसके स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री आ जाते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं राज्य मंत्री। ये सबसे ऊपर कैबिनेट वाला आ जाता है, उसका स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और फिर राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट की सहायता करते हैं और कैबिनेट मंत्री का ये जूनियर होते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री से ये कनिष्ठ होते हैं। जैसे अभी अगर एग्जाम्पल दें तो जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय जो हैं दोनों गृह राज्य मंत्री हैं, और इन दोनों मंत्रियों पर अमित शाह की सहायता करने की जिम्मेदारी है। सेकंड वाला कथन आपका ये बिल्कुल सही है। राज्य मंत्री के विपरीत स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पास अपना मंत्रालय सहित कैबिनेट मंत्री की देखभाल और उसकी सहायता उन्हें नहीं करनी होती है, यानी कि वो कैबिनेट मंत्री से स्वतंत्र होकर कार्य करता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों कथन सही है, तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। देखिए, यहां ये समझने वाली बात है, ऐसा नहीं है कैबिनेट मंत्री से सहायता नहीं ले सकता है, लेकिन हाँ, इन लोगों को तो अपॉइंट इसीलिए किया गया है कि ये कैबिनेट मंत्री की सहायता करेंगे। लेकिन यहां पर भी आप ध्यान दें, जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं जरूरत पड़ने पर कैबिनेट मंत्री से सहायता ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 5वां प्रश्न है आपका, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। 3 न्यायाधीशों का मामला उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति से संबंधित है। देखिए, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है और इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है और इसके निर्णय जो हैं वो देश के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय दीवानी और फौजदारी मामलों में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन आपका सही नहीं है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। तो यहां पर ये केवल और केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं होती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी भी सलाह ली जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, भारत में जो न्यायिक कॉलेजियम प्रणाली है जिसके जरिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो उससे संबंधित जो मामला है 3 न्यायाधीशों का मामला, तो ये मामला जो है उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति से संबंधित है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 5वें का बी, केवल 1 और 3। 6वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए भी किया जा सकता है। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि प्रेस में कोई पूर्व सेंसरशिप नहीं हो सकती है। लेखों या सार्वजनिक महत्व के मामलों के समाचार पत्रों में प्रकाशन से पूर्व कोई रोक नहीं होगी। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेस या मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसे निर्विवाद रूप से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक पहलू के रूप में देखा जाता है, और वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित है। तो ऐसा माना जाता है कि ये भी उसी में शामिल है। सेकंड वाला कथन आपका सही नहीं है। देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप अपने विचारों को एक पैम्फलेट, पत्रिका या समाचार पत्र के माध्यम से प्रचारित कर सकते हैं। हालांकि आपके विचार ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो देश विरोधी हों, हिंसा भड़काने वाले हों या किसी दूसरे समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाले हों। इस तरह के विचार नहीं हों। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। इन स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 6वें का ए, केवल 1। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। संविधान का अनुच्छेद 30 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों के बारे में बात करता है।
संवैधानिक दृष्टि से कर्नाटक राज्य के एक तेलुगु भाषी व्यक्ति को उस विशेष राज्य में अल्पसंख्यक माना जाता है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 30 दो प्रकार के अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में बात करता है, जिसमें भाषाई और धार्मिक शामिल हैं। हालांकि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक शब्द का जो मतलब है वो राष्ट्रीय स्तर पर केवल धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है। कुछ जगहों पर एक विशेष भाषा बोलने वाले लोग बहुमत में हैं और भिन्न भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो अल्पमत में हैं। तो ऐसी जगहों पर भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, जैसे तेलुगु राज्य में तमिल वाले और तमिल राज्य में तेलुगु वाले जो हैं वो भाषाई अल्पसंख्यक हैं। तो संवैधानिक दृष्टि से कर्नाटक राज्य के एक तेलुगु भाषी व्यक्ति को उस विशेष राज्य में अल्पसंख्यक माना जाता है, तो ये भाषाई अल्पसंख्यक माना जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है यहां पर सातवें का सी, यानी एक और दो दोनों। आठवां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक वैधानिक निकाय है जिसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया है। एनएचआरसी का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो केवल सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था, यानी यह एक वैधानिक निकाय है। यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है और पेरिस सिद्धांतों को 1991 में पेरिस में आयोजित मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया है। अधिनियम के तहत एनएचआरसी का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। हालांकि सन 2019 में जो आपका 1993 का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसमें संशोधन किया गया और इसके तहत अब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं वो भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी अब यहां पर ये कंडीशन नहीं है केवल सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई ही बनेगा इसका अध्यक्ष, ये कंडीशन अब यहां पर नहीं है। सन 2019 में एक परिवर्तन और किया गया। देखिए, पहले जो आपका 1993 का इसका अधिनियम था उसमें यह प्रावधान था कि इसके अध्यक्ष का कार्यकाल जो होगा 5 वर्ष या 70 साल की आयु जो भी पहले हो, और इसके अलावा एक बार यहां पर नियुक्त होने के बाद अगर मान लीजिए रिटायरमेंट हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद वो फिर से पुनर्नियुक्त होने के लिए पात्र हो जाएगा। लेकिन अब 2019 में जो संशोधन किया गया उसमें यहां पर ये कर दिया गया कि पहली बात तो यहां पर रिटायरमेंट की जो उम्र है वो घटा दी, कार्यकाल की जो उम्र है वो घटा दी गई, कार्यकाल 3 वर्ष का कर दिया या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और इसके अलावा दोबारा पुनर्नियुक्त नहीं हो सकती हैं, ये भी कंडीशन इसमें लगा दी। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का सी, केवल 1 और 3। 9वां प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकारों और सामान्य कानूनी अधिकारों के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। सामान्य कानूनी अधिकार सामान्य कानून द्वारा संरक्षित और लागू किए जाते हैं, जबकि मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत होते हैं। विधायिका द्वारा कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया द्वारा सामान्य अधिकारों को बदला जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को केवल संविधान में संशोधन करके ही बदला जा सकता है। साधारण अधिकार पूर्ण या असीमित अधिकार नहीं होते हैं क्योंकि सरकार उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, जबकि मौलिक अधिकार उन पर बिना किसी प्रतिबंध के निरपेक्ष या पूर्ण होते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जाए, जबकि सामान्य कानूनी अधिकार सामान्य कानून द्वारा संरक्षित और लागू किए जाते हैं। वहीं मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत होते हैं। आप लोग जानते हैं मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट की शरण में और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया द्वारा विधायिका द्वारा सामान्य अधिकारों को बदला जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को केवल संविधान में संशोधन करके ही बदला जा सकता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला यह कथन भी सही है। हालांकि यहां पर जो संशोधन होगा तो संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करे। अगर संविधान के मूल ढांचे को संशोधन प्रभावित करता है तो सुप्रीम कोर्ट को उसको निरस्त करने का अधिकार है, रद्द करने का अधिकार है। तीसरा वाला कथन यहां पर यह गलत है।
देखिए, मौलिक अधिकार पूर्ण या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार हमारे मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। हालांकि कुछ जो मौलिक अधिकार हैं वो बने रहते हैं उस प्रतिबंध में, जैसे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ये दोनों, इन पर प्रतिबंध नहीं लगता, ये दोनों बने रहेंगे। बाद बाकी पर आपातकाल की स्थिति में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यहां पर आपका 1 और 2 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 9 में का बी, केवल 1 और 2। 10वां प्रश्न है आपका, संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 21 में आश्रय और आजीविका का अधिकार भी शामिल है। लेकिन अनुच्छेद 21 में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। यहां पर नहीं शब्द ऐड नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी अदालत ने किसी मुजरिम को, जिसका दोष सिद्ध हो गया है, मृत्युदंड की सजा सुनाई, तो मृत्युदंड जो है, अगर मान लीजिए ऊपर वो अपील करता है, हाईकोर्ट में जाता है, हाईकोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा, राष्ट्रपति के पास उसकी याचिका गई, वहां से लौटा दी गई, तो ऐसी स्थिति में क्या है, यानी पूरी कानून की प्रक्रिया है, यानी हम उसको मृत्युदंड दे रहे हैं, तो मृत्युदंड भी हम उसको कानून की जो प्रक्रिया उसके तहत दे रहे हैं, मनमाने तरीके से नहीं दे रहे हैं। यानी यहां पर मतलब ये निकल कर आया कि किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। यहां पर नहीं शब्द इसमें ऐड नहीं है, तो नहीं शब्द यहां पर चूंकि आपके स्टेटमेंट में ऐड कर दिया गया है, इस वजह से आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए, यह अधिकार केवल किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित गारंटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग जो है, यानी इसका जो अनुप्रयोग है, काफी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 21 में आश्रय और आजीविका का अधिकार भी शामिल है, तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। यहां पर आपका सही आंसर है 10 में का बी, केवल सेकंड। 11वां प्रश्न है आपका, अभियुक्तों के अधिकारों के संदर्भ में संविधान ने निम्नलिखित में से क्या प्रदान किया है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। अभियुक्त की सुरक्षा के लिए पूर्वव्यापी अपराधीकरण की कार्यवाही की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ सबूत देने के लिए नहीं कहा जाएगा। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले, यानी किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, सेकंड वाला जो कथन है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सन 2000 में कोई अपराध किया और उसका मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में उसकी अभी भी तारीखें पड़ रही हैं। सन 2014 में मोदी सरकार आ गई। अब मोदी सरकार ने उसी अपराध के लिए कोई कठोर कानून बना दिया, जिसमें सजा भी काफी लंबी है और जो सजा का प्रावधान भी काफी कठोर है। अब यहां पर अदालत क्या है, अदालत जो है सन 2014 में जो कानून बना है उसके अकॉर्डिंग इस व्यक्ति को सजा नहीं देगी। इस व्यक्ति को जो सजा मिलेगी वो उसी समय के कानून के अनुसार मिलेगी जो सन 2000 में प्रचलन में था। तो यहां पर वही बोला गया कि अभियुक्त सुरक्षा के लिए पूर्वव्यापी अपराधीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, ये गलत है। यानी पूर्वव्यापी अपराधीकरण की कार्यवाही निषिद्ध है, ये नहीं की जा सकती है। तीसरा वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए नहीं कहा जाएगा, तो ये भी यहां पर सही है। तीसरा वाला कथन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 11 का डी, केवल 1 और 3। 12वां प्रश्न है आपका, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा माना है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में किसी भी मौलिक अधिकार को बहाल करने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार देता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का बी वाला। 13वां प्रश्न है आपका, राज्य के नीति शीर्षक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। ये प्रकृति में गैर न्याय संगत है। स्वतंत्रता के बाद से सरकारों ने किसी भी DPSP को लागू करने के लिए कोई उपाय नहीं किया है, क्योंकि वे गैर बाध्यकारी हैं। वे भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के साधन से प्रेरित हैं। देखिए, राज्य के नीति शीर्षक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच
इनका उल्लेख किया गया है। डीपीएसपी प्रकृति में गैर बाध्यकारी हैं। इसका अर्थ है कि वे उनके उल्लंघन के लिए अदालतें जो हैं उनको लागू करने के योग्य नहीं हैं, यानी वे प्रकृति में गैर न्याय संगत हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन ये सही है। देखिए, सेकंड वाले कथन में जो बात कही गई है वो सही नहीं है। सरकारों ने समय समय पर राज्य के नीति तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। उन्होंने कई जमींदारी उन्मूलन बिल पारित किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कई कारखाने कानून बनाए, न्यूनतम मजदूरी दर तय की, कुटीर और छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए आरक्षण के प्रावधान भी प्रदान किए। तो यहाँ पर यह कहना गलत हो जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकारों ने डीपीएसपी पर कोई काम नहीं किया, ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को संविधान की अद्वितीय विशेषताओं के रूप में वर्णित भी किया है। यह जो है ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलते जुलते हैं, यानी कि वे भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के साधन से प्रेरित हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये सही है। केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 13 का डी, केवल 1 और 3। 14वां प्रश्न है आपका, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। संविधान के 44वें संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। देखिए, 1950 के बाद से सरकार ने कई कानून बनाए जो संपत्ति के इस अधिकार को सीमित करते हैं और ये अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों पर एक लंबी बहस का केंद्र भी रहा था। अंत में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, संविधान में मूल रूप से संपत्ति को अधिग्रहित करने, रखने और बनाए रखने का मौलिक अधिकार था, लेकिन संविधान ने यह स्पष्ट कर दिया कि जन कल्याण के लिए सरकार द्वारा संपत्ति को छीना जा सकता है और इसी वजह से 1978 में 44वें संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का बी वाला, यानी केवल सेकंड। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। अधिकार राज्य पर कुछ विशेष प्रकार से कार्य करने का दायित्व डालते हैं। अधिकार यह भी इंगित करते हैं कि राज्य को क्या करने से बचना चाहिए। देखिए, अधिकार जो है राज्य पर कुछ विशेष प्रकार से कार्य करने का दायित्व डालते हैं और प्रत्येक अधिकार इंगित करता है कि राज्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, अधिकार जो है न केवल यह इंगित करते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वे यह सुझाव भी देते हैं कि राज्य को क्या करने से बचना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार ये बताता है कि राज्य केवल अपनी इच्छा से व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो गिरफ्तारी का कारण भी बताना पड़ेगा, यानी वारंट इश्यू किए बिना उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन ये भी सही है कि अधिकार यह भी इंगित करते हैं कि राज्य को क्या करने से बचना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 15 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 16वां प्रश्न है आपका, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य का अधिदेश है कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर प्रभावी नहीं होता है, कि एक ही धार्मिक समुदाय के कुछ सदस्य अन्य सदस्यों पर प्रभावी ना हो, कि राज्य एक विशेष धर्म को लागू करता है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो अंतर धार्मिक वर्चस्व के ऐसे सभी रूपों का विरोध करता है, यानी एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर हावी नहीं होगा, तो इसका ये विरोध करता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्षता का एक समान रूप से महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि यह अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है, अर्थात कुछ सदस्य एक ही धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर हावी नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। क्योंकि भारत ने जो है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है, इसलिए भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है, यानी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों का आदर करता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 16 का बी, यानी केवल 1 और 2। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से
संघवाद या संघीय राजनीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर, सरकार के संबंधित स्तरों के क्षेत्राधिकार परंपरा के अनुसार होते हैं। एक स्तर की सरकार द्वारा संविधान के मूल प्रावधानों को एक तरफा बदला जा सकता है। देखिए, संघवाद जो है सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, यानी इसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर हो सकते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहां पर सेकंड वाले स्टेटमेंट में जो मैंने गोला किया हुआ है उस पर ध्यान दें। यहां पर लिखा हुआ है सरकार के संबंधित स्तरों के क्षेत्राधिकार परंपरा के अनुसार होते हैं। अब देखिए, परंपरा की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ तो भारत में राजशाही भी रही है। हमारे यहाँ तमाम रियासतें रही हैं, रियासतों में राजशाही रही है। और राजशाही का मतलब क्या होता है कि जो राजा कर देगा वही काफी है, राजा का निर्णय ही सबसे सर्वोच्च होगा। जबकि संविधान में ऐसा नहीं हुआ है। संविधान में चीजें, हर चीज डिफाइन की गई है और केंद्र राज्य के संबंध भी हैं, उनके लिए भी उपबंध किए गए हैं कि भाई राज्यों को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अगर केंद्र सरकार हस्तक्षेप भी करेगी तो उसकी लिमिटेशंस कितनी होंगी, कितना हस्तक्षेप करेगी। तो सरकार से संबंधित स्तरों के क्षेत्राधिकार परंपरा के अनुसार नहीं बल्कि संविधान के अनुसार रखे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही शब्द आपको एग्जाम में चकरा देंगे। तो परंपरा के अनुसार नहीं है बल्कि संविधान के अनुसार होते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन ये भी गलत है। संविधान के मूल प्रावधानों को एक स्तर की सरकार द्वारा एक तरफा नहीं बदला जा सकता है और इस तरह के परिवर्तनों के लिए सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की आवश्यकता होती है। साथ ही न्यायालयों के पास संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों की व्याख्या करने की भी शक्ति होती है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। केवल एक कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 17 का ए, केवल एक। 18वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा नहीं है? कानून और व्यवस्था, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा। देखिए, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं जैसे देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा इसमें शामिल है। क्योंकि हमें पूरे देश में इन मामलों पर एक समान नीति की आवश्यकता होती है, इसलिए ये विषय जो है संघ सूची में रखे गए हैं। तो यहाँ पर विदेश मामले और परमाणु ऊर्जा जो है ये संघ सूची के विषय हैं, यानी केंद्रीय सूची के विषय हैं। और जो आपका कानून और व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर, ये राज्य सूची में आता है। तो यहाँ पर यही तो पूछा गया है कौन से विषय संविधान की राज्य सूची का हिस्सा नहीं है। 2 और 3 इसका हिस्सा नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा 18 का सी, केवल 2 और 3 राज्य सूची का हिस्सा नहीं है, वो संघ सूची का हिस्सा है। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। एस्केधर आयोग को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। तमिलनाडु भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। 1948 में 1948 में सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामलों की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश एस्केधर के अधीन आयोग नियुक्त किया था। हालांकि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के महत्व को इसने भी स्वीकार किया और आयोग ने ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक विचारों को भी अधिक महत्व दिया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था वो तमिलनाडु नहीं था बल्कि तमिलनाडु से पृथक हुआ राज्य आंध्र प्रदेश था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 19 का ए, केवल एक। 20वां प्रश्न है आपका, भाषा के मुद्दे के संदर्भ में नीचे से सही कथनों की पहचान करें। संविधान ने स्थापना के समय किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया था। संविधान के अनुसार 1965 में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग बंद कर देना था। हिंदी को बाद में भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में चिन्हित किया गया। संविधान ने राष्ट्रभाषा के इस्तेमाल को किसी एक भाषा तक सीमित करने में बहुत ही सतर्क रवैया अपनाया। भले ही लगभग 40% जो भारतीय हैं उनकी मातृभाषा हिंदी भाषा है, यानी अगर किसी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर देते तो इसका मतलब ये निकल कर आता कि वो भाषा समूचे भारत की भाषा है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि संविधान ने स्थापना के समय किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया था। संविधान के अनुसार 1965 में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग बंद कर देना था, लेकिन कई गैर हिंदी भाषी राज्यों ने डिमांड की कि अंग्रेजी का उपयोग जारी रखा जाए, तो इसी वजह से अंग्रेजी बाद में भी जारी रही। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तीसरा वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए, हिंदी की पहचान राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं है
बल्कि राजभाषा के रूप में कही गई है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में फर्क होता है। राजभाषा का मतलब क्या होता है, जो प्रशासन की भाषा है, प्रशासनिक जो कामकाज होते हैं उनकी जो भाषा है उस भाषा को संदर्भित कर रहे हैं। क्योंकि जो भी आपका जो है यानी आपकी कैपिटल जो है वो दिल्ली में है, और दिल्ली में कैपिटल होने की वजह से क्योंकि दिल्ली के आसपास का पूरा क्षेत्र क्या हिंदी भाषी राज्य है, वहाँ पर जितने कर्मचारी भी होंगे मोस्टली वो हिंदी भाषी ही होंगे। तो इस वजह से कामकाज के लिए जो भाषा रखी गई वो हिंदी रखी गई। हालांकि पैरेलल में अंग्रेजी भाषा भी रखी गई, भाई हिंदी के साथ अंग्रेजी, जिन राज्यों के पास हिंदी नहीं है वो अंग्रेजी में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रखा गया कि हिंदी की पहचान राजभाषा के रूप में की गई, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में, और हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई। तो आप ये देखते होंगे कि केंद्र सरकार के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में एक उम्मीदवार इनमें से किसी एक भाषा में परीक्षा देने के लिए विकल्प चुन सकता है। यानी आपके पास 22 भाषाएं हैं हिंदी सहित, तो आप किसी एक भाषा में परीक्षा का माध्यम चुन सकते हैं, ये आपके पास विकल्प होता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा कि हिंदी को बाद में भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में चिन्हित किया गया। यहाँ पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 20 में का बी, केवल 1 और 2। 21वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। अनुसूचित भाषाएं भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम 1961 में शामिल भाषाओं को संदर्भित करती हैं। वर्तमान में भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, और 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सन 2011 की जनगणना में 114 प्रमुख भाषाएं पाई गईं। इनमें से 22 भाषाएं अब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, और इसलिए इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है किसका बी, केवल सेकंड। 22वां प्रश्न है आपका, भारत में स्थानीय सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। पहला है, स्थानीय सरकार की संरचना जिला स्तर तक जाती है, जैसा कि पंचायत समितियों की उपस्थिति से स्पष्ट है। लोकसभा के सदस्य और उस जिले के विधायक जिला परिषद के सदस्य होते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्रामीण स्थानीय निकायों से संबंधित है। देखिए, स्थानीय सरकार की संरचना जिला स्तर तक जाती है। कुछ ग्राम पंचायतों को एक साथ समूहीकृत करके एक पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल कहा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। एक जिले में सभी पंचायत समितियां या मंडल मिलकर जिला परिषद का गठन करते हैं। जिला परिषद के अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के सदस्य और उस जिले के विधायक और अन्य जिला स्तरीय निकायों के कुछ अन्य अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला परिषद का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रावधान है, जो प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर गठित की जाएगी। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर तीनों ही कथन सही हैं, तो आपका सही आंसर है डी वाला, 22 का डी, यानी कि 1, 2 और 3। 23वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। पंचायत राज्य का विषय है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। संविधान का अनुच्छेद 243D महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण को अनिवार्य करके पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक लाया है। देखिए, पंचायत स्थानीय सरकार होने के नाते एक राज्य का विषय है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 243D और इसका खंड 3, तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों की संख्या में से महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। हालांकि 1/3 तो ये अनिवार्य है ही है, राज्य अगर चाहे तो उस आरक्षण को बढ़ा सकता है। कुछ राज्यों ने, यानी लगभग 20 राज्य हैं, तो 20 राज्यों ने अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया हुआ है। जितनी भी सीटें हैं उसका 50% महिलाओं के लिए रिजर्व किया हुआ है। तीसरा वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है।
चूंकि आपने अभी ये देखा है कि अभी हमारे देश में लगभग 20 राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, तो ऐसे में केंद्र सरकार को कोई विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और हाल में कोई ऐसा विधेयक लाई भी नहीं है। तो यहां पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है, तो यहां पर आपका सही आंसर है 23 का ए, केवल 1 और 2। 24वां प्रश्न है आपका, चिगुआ रामस की संधि विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कैरिबियाई द्वीप समूह, पश्चिमी अफ्रीका, प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिण पूर्व एशिया। देखिए 1958 में वेस्ट इंडीज का संघ अस्तित्व में आया और इकाइयों के बीच कुछ विशेषताओं और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में यह संघ जो था ये भंग हो गया, इसका औपचारिक रूप से विघटन हो गया। बाद में 1973 में चिगुआ रामस की संधि द्वारा स्वतंत्र द्वीपों ने एक सामान्य विधायिका का सर्वोच्च न्यायालय, एक सामान्य मुद्रा और इसी के रूप में एक संयुक्त प्राधिकरण स्थापित किया। तो ये जो है चिगुआ रामस की जो संधि है ये कैरिबियाई द्वीप समूह से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 24 का ए वाला। 25वां प्रश्न है आपका, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला राजीव लोंगोवाल समझौता किससे संबंधित है? जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के भीतर जम्मू के मुद्दों का समाधान, दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखाओं की मांगों के संबंध में समझौता, हरियाणा और पंजाब के बीच चंडीगढ़ की स्थिति, सतलुज नदी के पानी के बंटवारे के संबंध में पंजाब हिमाचल प्रदेश संकल्प। देखिए राजीव लोंगोवाल समझौता ये 24 जुलाई 1985 को 1985 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पंजाब के अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता था। समझौते में यह निर्णय लिया गया कि शाह आयोग के सुझाव को खारिज करते हुए चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाएगा और चंडीगढ़ के बदले पंजाब के हिंदी भाषी गांव हरियाणा को दे दिए जाएंगे। तो ये इसमें समझौता ऐसा हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 25 का सी, हरियाणा और पंजाब के बीच चंडीगढ़ की स्थिति को लेकर यह समझौता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 25 का सी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।